नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। आज के प्रभुवाणी के एपिसोड में एक महत्वपूर्ण विषय पर हम बातचीत करेंगे। पार्लियामेंट का सेशन खत्म हुआ और तकनीकी मंत्री जो हैं हमारे अश्विनी वैष्णव, जो पहले आईएएस ऑफिसर रहे हैं, उन्होंने एक बिल पेश किया और उसको पास भी करा दिया 6 घंटे के अंदर। वो बिल क्या था कि ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर बैन लगना चाहिए। सरकार को अभी क्यों याद आया? बातों ही बातों में लोगों ने कहा कि इस ऑनलाइन गेमिंग से लगभग 20,000 करोड़ हार चुके थे तो सरकार को अभी क्यों पता लगा? 2019 से ये कंपनियां हिंदुस्तान में आनी शुरू हुई। सवाल ये उठता है, ये कैसे आई? मेरे को एक किस्सा याद आता है। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, मैं उनसे मिलने गया। उन्होंने मेरे से पूछा, ये स्टार न्यूज़ जो रोज़ दिखाते हैं, ये कैसे आया हिंदुस्तान में प्रभु चावला जी? मेरे को एडिटर साहब बोलते थे। मैंने, प्रधानमंत्री जी, वो हवा में उड़ के आ गया। क्या मतलब? मैंने कहा, क्योंकि कानून हमारे यहाँ स्पष्ट नहीं है। डाउनलोडिंग जो है, अपलोडिंग तो यहाँ से कर सकते हैं आप, परंतु डाउनलोडिंग के ऊपर कोई कानून ही नहीं है। तो लोग यहाँ वीडियो बनाते हैं, रशिया में जाकर के वहाँ से डाउनलोड करते हैं। इस तरीके से यहाँ पर स्टार न्यूज़ और बाकी न्यूज़ चैनल हिंदुस्तान में आ गए और सरकार को पता भी नहीं लगा। ऐसा ही कुछ ऑनलाइन कंपनियों के धुरंधर जो हैं, उन्हें कानून में एक नुक्सान निकाल लिया कि प्रधानमंत्री टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं, हम उस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा कैसे उठाएं? कि भारतवर्ष के नौजवान आज जो बेकारी में लगे हुए हैं या जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, उनको शौक़ है क्रिकेट में सबसे ज़्यादा। उनको लगता है, रोज़ शर्त लगाते हैं कौन जीतेगा कौन हारा। तो इस तरह से क्रिकेट से रिलेटेड ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां शुरू हो गई। ड्रीम 11 2019 के लगभग शुरू हुई जाकर। और सोचते देश के अंदर 8 या 10 गेम लाइन कंपनियां हैं। उनकी वैल्यूएशन क्या है? 2.5 लाख करोड़ सबको मिला करके। और खाली ड्रीम 11, जिसके अंदर आपने देखा होगा आपके सारे मशहूर रिटायर, धोनी साहब, द्राविड, केएल राहुल, जिसका नाम लीजिए, जो कहें उसको प्रमोट कर रहे थे। उसके प्रमोटर नहीं थे, पर उस ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट कर रहे थे। हर बच्चा अपने आप को या तो विराट कोहली देखता है या अपने आप को धोनी समझता है। उसके अंदर वो अपील क्या कर रहे थे? रूल क्या था कि आप आईपीएल का मैच देख रहे हैं, उस आईपीएल की मैच में 2 टीमें खेल रही हैं, अपनी आप ड्रीम 11 बनाइए। यानी कि मैच भी देखिए और उस मैच के बेसिस पर अपनी टीम बनाइए। बच्चे लग जाते थे, जवान भी लग जाते थे, जो काम नहीं करते वो भी लग जाते थे। तो क्रिकेटर क्रिकेट के ऊपर ऑनलाइन गेमिंग करा रहे थे। वैसे भी सट्टा चलता था। पिछले 10 सालों में कई लोग सट्टेबाजी में पकड़े गए। बड़े बड़े मशहूर क्रिकेटर्स के नाम भी आए, प्रमोटर्स के भी आए। तो ये कंपनी, केवल ये अकेली कंपनी ड्रीम 11 जो है, वो 90,000 करोड़ की हो गई। टाटा, बिरला, अंबानी, इन सबको जो 50 साल लगे 1 लाख करोड़ की कंपनी बनने में, ये कंपनियां 5 साल के अंदर लाखों करोड़ बना ली। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां तो बहुत सारी हैं, जैसे मैंने बताया, और सबके मिलाकर के वैल्यू 2.5 लाख करोड़ की है। परंतु मज़े की बात है, सबसे ज़्यादा कंपनियां क्रिकेट के ऊपर ही बैटिंग कराती हैं। क्यों? क्रिकेट ऐसी गेम है जिसके अंदर गाँव का बच्चा खेत के अंदर भी क्रिकेट खेलता है। अब बड़ा देखिए, मैं पढ़ता हूँ लिस्ट के अंदर, इन सब कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर देखिए कौन कौन है। ड्रीम 11 जो सबसे बड़ी कंपनी है, उसकी जर्सी पहन करके हमारे मशहूर प्लेयर ग्राउंड भी खेलते हैं और टीवी पे प्रमोट भी करते हैं। ये क्या बात हुई? उनमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हुआ क्या? क्या आप जिस टीम के बारे में आप खेल रहे हैं, जिस टीम के साथ, उसी टीम की जर्सी पहन करके, आप उसी वेबसाइट की जर्सी पहन करके आप कह रहे हैं बच्चों को आप ज्वाइन करिए, अपनी टीम बनाइए। उनमें नाम कौन कौन से? ड्रीम 11 में सबसे बड़ा नाम है MS धोनी का, उसके बाद है रोहित शर्मा जी का, हार्दिक पांड्या का और ऋषभ पंत। ये हमारे स्टार्स हैं। उनकी वेबसाइट पे कंपनी सर्च करोगे तो कई जगह वेक्सा दिया हुआ है कि ESOPs, जैसे अगर आप ज्वाइन करते हैं किसी कंपनी में तो आपको स्पेशल शेयर मिलते हैं, आपको कंपनी के अंदर ESOPs बोलते हैं उसको। या थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आप इनिशियली कर सकते हैं, जो बाद में बेचकर आप करोड़ों की 10 रुपये का शेयर आप कई बार 1,000 में बेच देते हैं। तो इससे शक होता है कि ये कंपनियां इन्होंने खुद खड़ी की या नहीं खड़ी की। इसके ऊपर तो इंक्वायरी होनी चाहिए। कौन करेगा? ये सरकार करेगी जिसने बैन लगाया है। और माई 11 सर्कल, सौरव गंगोली भारतवर्ष के सबसे मशहूर कैप्टन रहे हैं,
उन्होंने इसके अंदर अपना प्रमोशन देखा, एम्बेसडर उसके कहे जाते हैं, शुभम गिल भी हैं, उसमें रोहित शर्मा भी हैं। कोई डिक्लेरेशन नहीं है। अब जबकि बैन लग गया है, मेरे को लगता है कि इन प्लेयर्स को अपना इंटरेस्ट भी पब्लिकली डिस्क्लोज करना चाहिए। क्या ये उसके ब्रांड एम्बेसडर केवल थे या इन्होंने उसके ऊपर पैसा भी लगाया था? अगर पैसा लगाया है तो वहाँ किसी किस्म के आर्थिक अपराध हुए हैं या जीएसटी की चोरी हुई है, क्या इनके ऊपर भी कोई एक्शन होगा? इसका जवाब तो सामने आना चाहिए ना। अब एमपीएल है, उसके अंदर क्रिकेट के सबसे बड़े भगवान आजकल विराट कोहली इन्वॉल्व हैं। उनका इंटरेस्ट क्या है? केवल वो ब्रांड एम्बेसडर हैं। हालांकि एक बार जजमेंट भी आई थी किसी कोर्ट की कि जो ब्रांड एम्बेसडर जिस चीज़ को प्रमोट करता है उसके अच्छे और बुरे परिणाम जो होंगे उसके लिए वो जिम्मेवार होंगे। ऐसी एक जजमेंट आ चुकी है, ऐसा एक विचार भी है। तो आप जिस चीज़ को प्रमोट करें, जिससे आप पैसे ले रहे हैं, उसका कोई नुकसान किसी समाज को होता है, उसके लिए क्या लोग, क्योंकि आपको देख करके लोग सोचते हैं कि अगर विराट कोहली कह रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ सच होगा। मेरा विश्वास विराट कोहली की बात के ऊपर है। उसके बाद वो प्रोडक्ट या वो कंपनी फ्रॉड करती है तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? यूपी के अंदर कंपनी वो भी है, उसके केएल राहुल बेचारे शरीफ आदमी हैं, अच्छा खेलते हैं, वो उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सब सवाल क्या सरकार ने स्टडी किए थे? वैश्रम साहब ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की थी। कितने बड़े प्लेयर जो हैं, जो प्रमोटर्स हैं, वो भी 4-5 लोग हैं, उनका इनके साथ कनेक्शन क्या रहा है, इसके अंदर आर्थिक लेन देन कितना हुआ है, जिसका बच्चों का नुकसान हुआ है। 20,000 करोड़ में से इन्हीं के पास भी गया होगा, जो कमाई की होगी इन कंपनियों ने, प्रॉफिट किया होगा। ये 20,000 करोड़ तो ऐसी फिगर ये सरकार की तरफ से फ्लोट की गई है कि ये नुकसान हुआ, लोग जुए में हारे हैं। तो ये पैसा अगर आपको लगता है कि दुरुपयोग हो रहा था, क्या इसकी भी कभी इंक्वायरी होगी, वाइट पेपर इसके ऊपर आएगा और इन प्लेयर्स को जिनके ऊपर लोग विश्वास करते हैं, क्या ये भी सोचेंगे कि इस तरह के प्रोडक्ट को एंडोर्स करना ये उनके अपने हित में है या देश के हित में है? ये भी उनको सोचना होगा। अब सवाल ये उठता है, था क्या ये, आई कैसे? कानून कोई था ही नहीं। टेक्नोलॉजी को यूज़ करिए, आप सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय करिए। टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती है कि आपके फ़ोन के ऊपर सब चीज़ अवेलेबल है, तो उस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा करके कोई समझदार इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर थे जिनकी उम्र 50 साल भी नहीं है, 40 साल भी नहीं है, 8-10 लोग हैं, उन्हें धंधा शुरू कर दिया और 45 करोड़ लोग जुड़ गए इसके अंदर। हर एक ने शर्त लगानी शुरू कर दी। तब शर्त लगानी शुरू हुई तो शिकायत आनी शुरू हुई। बच्चे लोग जो हैं, कई उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी आ गई हैं, कई लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं, इसलिए सरकार के पास रिपटेशन चाहती रही। परंतु सबसे पहले कैसे पकड़े गए? किसी एक अफसर ने जो जीएसटी में काम करता था, उसने कहा ये भी सर्विस है, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। आज से 2 साल पहले सब कंपनियों को कई लाख करोड़ों को नोटिस दे दिए गए। वो केसेस अभी तक सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में चल रहे हैं। तो वहाँ से पकड़ा था, तब पता लगा कि ये पैसा तो सरकार के बिल के अनुसार पैसा केवल जीएसटी चोरी करने के लिए नहीं हो रहा था, इसको ब्लैक मनी में कन्वर्ट किया जा रहा था। वाइट से ब्लैक कैश पेमेंट पे आप कर रहे थे। आपने पॉकेट खोल लिया, आपने अपना एक वैलेट बना लिया, इलेक्ट्रॉनिक वैलेट, उसमें से फटाफट पैसे ट्रांसफ़र हो जाते थे पेटीएम से, बाकी वित्तीय माध्यम में। तो टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग हो करके किन लोगों के पास जा रहा था पैसा, सरकार ने सर्च करना शुरू कर दिया। तब उनको पता लगा कि कुछ पैसा, जो कि स्टेटमेंट में भी है बिल के, जो बाद में भाषणों में भी कहा गया कि पैसा आतंकवाद के लिए भी जा रहा था। यानी कि जो शर्त लगा रहे थे, अब मैं नहीं कहना चाहता कि जो प्रमोट कर रहे थे उनको पता नहीं थी ये बात। इतने सारे आपके जो ऐप चल रही थी, उनका पैसा बैंकों के माध्यम से विदेश में जा रहा था, उसके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं, कोई जीएसटी नहीं, उसका पैसा आतंकवाद के लिए यूज़ हो रहा है। कौन लोग इसे इन्वॉल्व थे? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस 20,000 करोड़ का जो नुकसान जिन लोगों का हुआ, वो 20,000 करोड़ किसकी जेब में गया? सरकार ने क्या इसकी इन्वेस्टिगेशन की है? इसके फ़ायदा करने किसको हुआ है? प्रमोटर्स को हुआ है? अगर प्रमोटर्स हुआ तो कहाँ पैसा भेजा गया है, या किस तरह से किन लोगों ने पैसा बनाया? क्योंकि टीमें जो हैं, जो प्रोग्रामिंग की जाती है, उसके अंदर जीतने वाले कम होते हैं, हारने वाले ज़्यादा होते हैं। तो क्या जीतने वाले, जिस तरह से मैच फिक्सिंग पहले होती थी, क्या उसी तरह की मैच फिक्सिंग इसके अंदर भी हो रही थी कि टीमें ऐसी बनवाई है लोगों से
प्रोग्रामिंग ऐसी करिए जिसने टीम ठीक बनाई है उसको पहले से पता हो। तो ऑनलाइन गैदम से माध्यम से आप हिंदुस्तान के ऐसी प्रथा खड़ी कर रहे थे जिसको लगता था कि बच्चों को तुरंत हम अमीर हो जाएंगे पॉकेट मनी से। इसके ऊपर बड़ा हंगामा हुआ क्योंकि आजकल क्या है, टेक्नोलॉजी जो जायंट हैं बाहर बैठे हुए हैं कि जितनी भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं इसका फ़ायदा बाहर के लोगों को ज़्यादा होता है कि हिंदुस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। 2 लाख लोग काम करते हैं। ड्रीम 11 की साइट पे जाइए, उनके यहाँ 278 लोग काम करते हैं और 90,000 करोड़ की कंपनी है। MPL में जाइए, उनके यहाँ 700 लोग काम करते हैं, वो 30,000 करोड़ की कंपनी है। तो ये घर में बैठ कर के लोग एक कमरे के अंदर बैठ कर के या एक बिल्डिंग के अंदर बैठ कर के गुड़गांव में या बेंगलोर में इतने सारे करोड़ की कंपनियां बन गई, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो राज है जो सरकार जानती है। अब फुर्जा ये है कि इतना टैक्स देते हैं, अभी तक टैक्स दिया ही नहीं। GST ने नोटिस दिया उनको, अभी पेमेंट करेंगे कोर्ट्स में, जिनके पास बहुत पैसा है, बड़े बड़े वकील इनके लड़ रहे हैं। तो देश के अंदर क्या हो रहा था कि आप ऑब्जेक्शन ये हुआ कि कंपनियां बंद होंगी, बेरोज़गारी बढ़ जाएगी और वेल्थ क्रिएशन कम हो जाएगी। क्या इन ऑनलाइन गेम कंपनियां जो करा रही थी उनका उद्देश्य देश के अंदर ज़्यादा जुआरी पैदा करना था कि जुए से पैसा बनाइए, काम मत करिए कोई भी, या रियल वेल्थ क्रिएशन करना था कि जॉब कंप्लीमेंट करते या फैक्ट्री खोल रहे थे कोई? एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग से नुकसान क्या होगा, सरकार का टैक्स चला जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी और इससे बहुत नुकसान होगा। आपको मैंने बताया 1,000 से ज़्यादा लोग काम नहीं कर रहे और पैसा कहाँ जा रहा है इसका कोई पता भी नहीं है। तो ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से जो कहा जाता है कि इसके आर्थिक कारण भी थे, इसके आपराधिक राजनीतिक फंडिंग क्या होती है, इसका एक चार्ज लगाया गया कि इसका मिसयूज हो रहा था। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं पैसा ट्रांसफ़र करती थी, कैश निकाल करके उनकी फंडिंग की जाती थी। हो सकता है अश्विनी वैष्णव जी या अमित शाह जी को ये बात पता हो कि कौन सी पार्टी के लोग इस पैसे का प्रयोग कर रहे थे। उसकी इंक्वायरी चल रही है, कुछ लोग दुबई में बैठे हुए हैं, कुछ लोग भाग गए हैं, उनके ऊपर केसेस चलते चले जा रहे हैं। परंतु सवाल ये उठता है कि हमारे देश की जीत के लिए जैसे धोनी जैसे लोग हैं, विराट कोहली जैसे लोग हैं, शुभम गिल जैसे लोग जो हैं, जो क्रिकेट खेल रहे हैं, जिनके बारे में हमारे बच्चे उनको भगवान मानते हैं, आइडल मानते हैं, वो क्या ऐसी चीज़ें क्यों प्रमोट कर रहे थे? उनके पास पैसे की कमी नहीं है। सब लोगों के पास कोई 1,000 करोड़ का है, कोई 500 करोड़ का है, तो 2,000 करोड़ का है। उन लोगों को मॉडलिंग करने से, इसको प्रमोट करने से क्या जिस दृष्टि से उनको देखा जा रहा है, क्या वो अपने फैंस जो हैं, जो उनको चाहने वाले लोग हैं, उनके लिए कोई डिससर्विस तो नहीं कर रहे थे? तो ऑनलाइन गेमिंग भी भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर टेक्नोलॉजी के द्वारा क्राइम बढ़ाना, ये एक मिसयूज़ हो रहा है। सरकार को इसके बारे में सोचना होगा और ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से और भी इंक्वायरी करनी होगी, क्या टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भारत के खिलाफ आतंकवाद बढ़ाने के लिए हो रहा है। तो ये थी आज की प्रभुवाणी। फिर मिलेंगे एक बार, किसी और विषय पर बातचीत करेंगे। तब तक देखते रहिए मेरा YouTube चैनल। पर मेरी आपसे एक और प्रार्थना है जो मैं हर बार करता हूँ, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको देखिए भी, उसको शेयर भी करिए और उसके ऊपर टिप्पणी भी रखिए, अच्छी बुरी खट्टी मीठी, मैं उसको ज़रूर पढ़ूँगा और बुरा कभी नहीं मानूँगा। नमस्कार।